तो आज हम लोग आ गए हैं अपने नए चैप्टर टेल्स ऑफ चाइल्डहुड को लेके, चैप्टर 10 रॉयल डैल के द्वारा लिखा हुआ, क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड। रॉयल डैल के बारे में थोड़ा शॉर्टकट जान लेना ज़रूरी है। 1916 में उनका जन्म हुआ, 1990 में डेथ हुआ। मतलब करीब आज से मान के चलो कि 33 इयर्स बैक उनका डेथ हुआ। ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, पोइट भी थे, फाइटर पायलट चलाने वाले भी वो थे। फाइटर पायलट मतलब फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट भी थे, एंड स्क्रीन राइटर और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। डैल अचानक से ख्याति में आए कब, जब उनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया 1940s में। ठीक है ना। अब देखिए जो चैप्टर है ये इनके अपने पर्सनल बायोग्राफी यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, इनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में। टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं। टेल्स का मतलब क्या होता है? कहानी। टेल्स मीन्स स्टोरी। कहते हैं कि इनके पिताजी, जिनका नाम था हेरोल्ड डैल, वो नॉर्वे के रहने वाले इंसान थे। नॉर्वे के बेसिकली सिटीजन थे, जो कि केम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन नियर ऑस्लो। नॉर्वे में एक जगह है ऑस्लो, काफ़ी फेमस है। कई कहानियों में कई जगह पढ़ोगे आप, या कई प्रैक्टिकल जो लिखा रहता है, लेख आर्टिकल वगैरह रहता है, न्यूज़ आर्टिकल, ऑस्लो का नाम आता ही है। नॉर्वे में ऑस्लो के वो थे। और ऑस्लो टाउन के बगल में एक छोटा सा जगह था, उसका नाम था सैप्सबॉर्ग। सैप्सबॉर्ग के रहने वाले थे कौन? इनके पिताजी। कौन थे इनके पिताजी? हैरोल्ड डैल। इनके पिताजी जो थे, माय ग्रैंडफादर, और पिताजी के जो पिताजी थे यानी दादाजी, वाज अ फेयरली प्रॉस्परस मर्चेंट। इनके दादाजी बहुत ही धनाढ्य, धन से संपन्न एक मर्चेंट थे, सौदागर, एक बिजनेसमैन, जिनका अपना एक स्टोर रूम था, बहुत बड़ा सा स्टोर, दुकान बोल सकते हो, सैप्सबॉर्ग में। और वो हर तरह की चीज़ें बेचते थे इनके दादाजी। हर तरह की चीज़ें मतलब चीज़ से लेकर के और चिकन वायर तक। चिकन को रोस्ट करने के लिए वायर होता है, जानते होगे तुम लोग। चिकन वायर तक बेचते थे, मतलब हर ज़रूरी चीज़ें बेचते थे। मेरे पिताजी मेरे पिताजी का एक बाँह, आर्म जो होता है, एक बाँह, मेरे पिताजी का एक बाँह, ही लॉस्ट इट व्हेन ही वाज़ 14। मेरे पापा मतलब यूँ कह सकते हो लूले थे, एक बाँह उनकी नहीं थी, ठीक है ना, 14 साल की उम्र में। बट मेरे पिताजी भी सक्सेसफुल शिप ब्रोकर बने। ब्रोकर किसे कहते हैं? एजेंट को। शिप ब्रोकर कौन होता है भाई? जो शिप के सारे पायलट से अपना संबंध बना के रखता है और वो ब्रोकरेज करता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी चलाता है। वो एजेंट थे, ब्रोकर मतलब एजेंट। और वो क्या चीज़ का एजेंसी चलाते थे? तो शिप के ऊपर क्या क्या चीज़ की कमियां हैं वो जाकर पहले पता कर लेते थे, फिर उन चीज़ों को सप्लाई करते थे। अ शिप ब्रोकर इज़ अ पर्सन हु सप्लाइज द शिप। शिप ब्रोकर क्या होता है? एक ऐसा आदमी होता है जो शिप को सप्लाई करता है सारी ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है ना। व्हेन इट कम्स इनटू पोर्ट, जब शिप पोर्ट पे आता है, बंदरगाह पे, तो उसको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें सप्लाई करता है कौन? शिप ब्रोकर। जैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? फ्यूल, ठीक है ना, फ्यूल ज़रूरी है भाई। भाई शिप कैसे चलेगा? उसके अंदर डीजल पड़ना चाहिए ना। एंड फूड, शिप 6-6 महीने के लिए, साल-साल भर के लिए समुद्र पे वॉयज पे निकल पड़ता है, जर्नी करते रहता है। तो 1 साल का, 6 महीने का फूड स्टॉक भी उसके ऊपर चाहिए। रोप्स चाहिए, रस्सियाँ चाहिए, पेंट चाहिए, सोप चाहिए, साबुन वगैरह, टॉवल्स वगैरह, हथौड़ी, कील, और ऐसी हज़ारों चीज़ें ज़रूरत होती हैं शिप के लिए। क्योंकि शिप तो बीच में अगर उसको ज़रूरत पड़ गया तो वो कहाँ जाएगा माँगने? समुद्र में। शिप ब्रोकर एक तरह का इनॉर्मस शॉपकीपर होता है। शिप ब्रोकर एक बहुत बड़ा दुकानदार होता है। किस बात का दुकानदार? जो शिप्स की ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करता है। एंड बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स ही सप्लाइज टू देम। और सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम शिप के लिए क्या है? फ्यूल, ठीक है ना। FUEL, फ्यूल क्या होता है भाई? ईंधन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग। ईंधन क्या होता है? जिसके ज़रिए कोई भी मोटर चलता है। शिप का मोटर चलेगा कैसे? फ्यूल से। उसी पे तो शिप का इंजन चलता है। इन दोज डेज ओनली कोल इज सेट अप। उस ज़माने में फ्यूल क्या था शिप का? कोल होता था, तब डीजल नहीं होता था। मैं बार बार डीजल का नाम लिया, याद रहे ये जिस ज़माने की बात है। उस ज़माने में शिप को चलाने के लिए क्या ज़रूरी होता था? कोल, कोयला। कोयले को डालते थे इंजन के, जहाँ चेम्बर है जहाँ जलाने का, उसमें गर्मी पैदा होता है जब कोयला जलता है तो जब गर्मी पैदा होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। वो जो हीट एनर्जी है ना,
हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है। एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हीट एनर्जी पहले पैदा करते हैं और पैदा करके फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, जिससे मशीन चलने लगती है। ही सेटअप ए शिप ब्रोकिंग फार्म। मेरे पापा का एक शिप ब्रोकिंग फार्म था, एक बड़ा सा मैदान जैसा जगह, एट कार्डिफ ऑफ साउथ वेल्स। साउथ वेल्स एक जगह है, साउथ वेल्स से कार्डिफ पे मेरे पापा का ये बहुत बड़ा सा दुकान था। और दुकान नहीं, फार्म था पूरा, एक बड़ा सा फार्म, खुला खुला जगह। माई फादर मेरी मम्मी से जब मिले, तो कब मिले ये बात की बात है, लेकिन पहले इनकी मम्मी का नाम जान लो। सोफ़ी मैगडालन हैसलबर्ग। सोफ़ी मैगडालन हैसलबर्ग ये इनकी मम्मी का नाम था। और पिताजी के बारे में सुने ही तुम। ड्यूरिंग द समर ऑफ 1911, 1911 में इनके मम्मी पापा मिले, एंड वे आर मैरिड सून आफ्टर। और जैसे ही इन लोगों का मुलाकात हुआ, कुछ दिनों के बाद इन लोगों के बीच में विवाह का संबंध हुआ। इन 1918 और 1918 में इनका, मतलब 1911 में तो शादी हो गई, ये लोग मिले और तुरंत शादी हो गई। 1918 में क्या हुआ, मैं 2 साल का था, इसका मतलब राइटर का जन्म कब हुआ होगा, 1916 में। 1918 में मैं 2 साल का था, तब हम लोग मूव किए कहाँ पर, एन इम्पोजिंग कंट्री मैंसन। हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत, इम्प्रेसिव दिखने में था, इम्पोजिंग बोलने का मतलब होता है जो बहुत ही इम्प्रेस कर दे, ऐसा लुक में। ऐसे हम लोग देहाती जगह पर गए, वो देहात में हम लोग को घर मिला, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा सा मैंशन था, एक बड़ा सा बंगलो जैसा, बिसाइड द विलेज ऑफ रैडिर, अबाउट 8 माइल्स नॉर्थ ऑफ कार्डिफ। जहाँ पे मेरे पापा का शिप ब्रोकिंग फार्म था ना, वहाँ से करीब 8 मील की दूरी पे ये गांव में मिला, रैडिर नाम का गांव, उसी गांव के बगल में ये घर मिला। अच्छा, आई रिमेंबर इट एज अ माइटी हाउस, मुझे याद है अभी भी, बहुत बड़ा सा घर था वो, विथ टरेट्स ऑन इट्स रूफ। और उसके रूफ पे छोटे छोटे टावर्स थे। टरेट का मतलब क्या होता है, टावर्स, छोटे छोटे टावर, ऑन इट्स रूफ, एंड इट्स एंड विद मैजेस्टिक लॉन्स एंड टेरेस ऑल अबाउट इट। और उसके लॉन्स भी थे, खुले खुले चबूतरे, खुले खुले लॉन्स। और टेरेस भी था, छत भी था छोटा छोटा, शानदार था। लेकिन देयर वर मेनी एकर्स ऑफ फार्म्स, और आसपास में कई एकड़ की ज़मीनें थी, बहुत दूर दूर तक। वुडलैंड भी था, जंगल भी था, एंड ए नंबर ऑफ कॉटेजेस फॉर द स्टाफ। और उसी घर के आसपास में छोटे छोटे कॉटेज भी बनाए गए थे, घर हमारे यहाँ काम करने वालों, स्टाफ लोगों के लिए। स्टाफ लोगों को भी तो रखना होगा ना, तो बंगलों में थोड़ी ना रखेंगे, तो बाहर एक छोटा छोटा मकान बना दिया गया था। मीडोज वेयर फुल ऑफ मिल्किंग काउज। और जो हमारे मीडोज थे, चराने की जगह, गायों और भैंसों को, ठीक है ना, पालतू जानवरों को चराने की जगह, वो आर फुल ऑफ मिल्किंग काउज। वो मीडोज पूरा भरा हुआ था दूध देने वाली गायों से। एंड द स्टाइज वेयर फुल ऑफ पिग्स, एंड द चिकन रन वॉज फुल ऑफ चिकन्स। और सुअर के रहने का जो जगह होता है वो स्टाई कहलाता है। तो छोटे छोटे स्टाइज बनाए गए थे जिसमें सुअर भरे हुए थे, और छोटा छोटा वो पोल्ट्री फार्म भी बनाया गया था जिसमें चिकन भरे हुए थे। भाई यूरोपियन लोग यही सब खाते हैं, ठीक है ना, उनके वहाँ तो गाजर मूली की तरह नाश्ता करते हैं तो चिकन हो जाता है, और बड़ा भारीदार भोजन खाना है तो सुअर खा लेते हैं। देयर वर सेवरल हॉर्सेज, और उनके वहाँ कुछ घोड़े भी थे मेरे पापा के उस घर पे, फॉर पुलिंग द प्लाउज, हल जोतने के लिए, बड़े बड़े घोड़े। एंड द हे वैगन, हे वैगन को भी खींचने के लिए घोड़े थे। हे वैगन क्या होता है, खेतों में जब फसल की कटाई करते हैं ना, तो हे निकलता है, डांठा वगैरह निकलता है ना, गेहूं का या धान का जो डांट होता है, ठीक, लंबा लंबा स्टॉक्स, उसको बोलते हैं हे। तो हे को बोझ कर ले आने के लिए, उसको लोड करके ले आने वाले गाड़ी को कहते हैं हे वैगन। एंड देयर वाज अ प्लाउमैन, और वहाँ हल चलाने वाला एक इंसान भी था, और एक काउमैन भी था, मतलब गायों का देख रेख करने वाला, दूध निकालने वाला। एंड अ कपल ऑफ गार्डनर्स, और 2 माली भी थे जो खेतों में, सॉरी खेतों में नहीं, फार्म हाउस में छोटे छोटे पौधों का, फ्लावर्स का देख रेख करते थे। एंड ऑल द मैनर ऑफ सर्वेंट्स इन द हाउस इटसेल्फ, और भी कई किस्म के नौकर चाकर हमारे घरों में थे। चलिए आइए सेकंड यूनिट। 1920 में जब मैं सिर्फ 3 साल का हुआ, मेरी मम्मी का सबसे बड़ा बच्चा, यानी कि हम लोगों का जो भाई बहनों में सबसे बड़ा था, मेरी दीदी थी जिसका नाम था एस्ट्री, वो अपेंडिसाइटिस से मर गई। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, तो पेट में सभी के अपेंडिसाइटिस होता है, किसी किसी में अपेंडिक्स बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़ोरों से पेट दर्द होता है और उल्टी होती है,
ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स की बीमारी। तो उसका इलाज यही है कि उसको काट के निकाल देना पड़ता है, उससे आदमी का कोई हानि नहीं होता है। तो मेरी उस ज़माने में भाई दर्द का इलाज नहीं था और ऑपरेशन भी इतना ईज़िली नहीं हो पाता था। तो अपेंडिसाइटिस हो गया और दीदी मर गई। उस वक़्त वो 7 साल की थी। एस्ट्री मेरे पापा की सबसे फ़ेवरेट बच्ची थी, हम सारे बच्चों में। मेरे पापा उसको ज़रूरत से ज़्यादा एडोर करते थे, मतलब बहुत ही प्यार करते थे। उसके डेथ से मेरे पापा स्पीचलेस हो गए, पूरी तरह से बेजुबान, बोलना बंद कर दिए, कई दिनों तक आफ्टरवर्ड्स, मरने के कई दिनों के बाद तक। वो इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए ग्रीफ से, दुःख से इतने ज़्यादा दुखी हो गए दैट व्हेन ही हिमसेल्फ वेंट डाउन, उनको खुद न्यूमोनिया की बीमारी हो गई। जब आदमी बहुत बीमार हो जाता है, कैसे बीमार होता है भाई, दुखी रहने लगोगे ना, तो दुखी क्या होता है, एक नेगेटिव फीलिंग होता है और वो और भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो जब तुम हमेशा दुखी रहोगे तो बीमारी तुम्हारे आसपास अट्रैक्टेड हो जाएगी और वो बीमार हो गए। 1 महीने तक बीमार रहे और उन्होंने अपना केयर करना छोड़ दिया था। अब उनको एकदम चिंता ही नहीं था कि अब वो जिएँगे कि मरेंगे। दवाइयाँ नहीं खाते थे, ध्यान नहीं रखते थे अपना। अगर उस ज़माने में हम पेनिसिलिन का खोज हो गया होता, पेनिसिलिन एक दवा होती है, ठीक है ना? आजकल है। जैसे आजकल बुखार होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा कर के वो दवाई कैलपोल वगैरह खा लेते हैं, P650 खा लेते हैं और उसी से हम लोग ठीक हो जाते हैं। सोचो पहले जब ये दवाइयाँ नहीं होती होंगी, तो हम लोग को तुरंत वैद्य जी के पास जाना होगा, ठीक है ना? भारी भरकम दवा खाना पड़ेगा। नीदर अपेंडिसाइटिस, अगर उस ज़माने में पेनिसिलिन की दवा रही होती, तो ना तो अपेंडिसाइटिस होता और ना तो न्यूमोनिया होता। और ये उस ज़माने का खतरनाक बीमारी माना ही नहीं जाता। लेकिन पेनिसिलिन तो था नहीं और मैजिकल एंटीबायोटिक्स क्योर्स भी नहीं थे। न्यूमोनिया पर्टिकुलरली एक बहुत ही भयानक डिज़ीज़ माना जाता था उस ज़माने में। न्यूमोनिया क्या होता है? खाँसी आता है, लंग्स में सूजन हो जाती है, लंग्स में पानी आ जाता है, ठंड लग जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? उसको न्यूमोनिया बोलते हैं। फेफड़े की बीमारी होती है। तो द पेशेंट हैड टू फाइट टू सर्वाइव, पेशेंट को बहुत फाइट करना पड़ता था ज़िंदा रहने के लिए। मेरे पापा ने फाइट करना बंद कर दिया क्योंकि बेटी जा चुकी थी, बेटी को बहुत प्यार करते थे। वो ऐसा सोचने लगे थे कि उन्हें पूरा यकीन है, इफ़ हिज़ बिलव्ड डॉटर एंड ही वाज़ वांटिंग टू जॉइन हर इन हेवन, उनको पूरा यकीन था, ऐसा उनको लगता था कि मेरी बेटी और मैं, हम दोनों अब स्वर्ग में ही मिलेंगे एक-दूसरे से। अब हमें वहीं जाना है मेरी बेटी के पास और इसलिए मेरे पापा मर गए। ही वाज़ 57 इयर्स ओल्ड, 57 साल के थे, 57 के जस्ट थे। मेरी मम्मी के ऊपर अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई, ठीक है ना? उनकी ये बेटी भी नहीं रही, उनके पति भी नहीं रहे और कुछ ही हफ्तों के अंदर में बेटी और पति दोनों को खो दी। अब अचानक से उसको ज़िंदगी का बहुत ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम झेलने का आ गया समय। काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ उसके कंधे पे आ गई मम्मी के। 5 बच्चे थे जिनका देख-रेख करना है, पैसा भी कमाना है। कैसे आएगा? 5 बच्चे को कैसे देखेगी? ठीक है ना? इसलिए उसने क्या किया कि वो कार्डिफ के बगल में जो बड़ा-सा घर खरीदा था ना पापा ने, मम्मी ने उस घर को बेच डाला और घर को बेचने के बाद एक छोटा-सा घर ले लिया, कुछ मील की दूरी पर एक दूसरा जगह था लैंडैफ, लैंडैफ में एक छोटी जगह ले लिया मम्मी ने। इट वाज़ कॉल्ड कम्बरलैंड लॉज, उसका नाम था कम्बरलैंड लॉज और प्लीज़ेंट मीडियम साइज़ का सबर्बन मिला था। सबर्बन किसे कहते हैं भई? सब अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका, है ना? और सब का मतलब क्या होता है? जो सेंट्रली शहरी ना हो, थोड़ा शहर से थोड़ा-सा दूर हो। जैसे अभी हम लोग सेंट्रल कोलकाता में हैं, लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जब जाओगे तुम, तो वो थोड़ा सेंट्रल कोलकाता नहीं होगा। उसको हम लोग बोलेंगे सब अर्बन एरिया। हुँ? तो ऐसे ही सब अर्बन एरिया में मीडियम साइज़ का वो घर था और 2 इयर्स इट वाज़ इन लैंडैफ 2 इयर्स लेटर, लैंडैफ में 2 साल के बाद मैं 6 साल का हो गया, दैट आई वेंट टू माय फर्स्ट स्कूल और 6 साल की उम्र में मैं पहली बार स्कूल गया। तो ये मेरा पहला स्कूल डेज़ था। हाँ, अब इसका 3rd यूनिट, तो जिस स्कूल में मैं पहली बार गया, द स्कूल वाज़ अ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन को शॉर्टकट में बोलते हैं केजी, ठीक है ना? केजी नर्सरी होता है ना? किंडरगार्टन स्कूल था, रन बाय 2 सिस्टर्स, 2 बहनें, मिसेस कॉरफील्ड एंड मिस टकर, ये 2 मिल कर के चलाती थी उस स्कूल को। इट वाज़ कॉल्ड द एल्म ट्री हाउस, वो जो जगह था जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते थे, एल्म ट्री हाउस। एल्म एक तरह का पेड़ है, शायद आस-पास में एल्म ट्री बहुत ज़्यादा रहे होंगे, इसीलिए एल्म ट्री हाउस कहा जाता था। इट इज़ एस्टोनिशिंग, बड़े हैरानी की बात थी कि कितना कम मुझे याद है अबाउट वन्स लाइफ बिफोर द एज ऑफ 7 और 8। आई कैन टेल यू हाउ लिटिल वन रिमेंबर्स अबाउट वन्स, ओह अच्छा!
कह रहा है राइटर कि हैरानी की बात है कि लोगों को तो 7 या 8 साल की उम्र के पहले की बात याद नहीं रहती है, लेकिन मुझे याद था। आई कैन टेल यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, ठीक है ना? फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स, 8 साल के बाद का मेरे साथ क्या-क्या घटना घटा मुझे सब याद है। कुछ एक को छोड़कर ओनली वेरी फ्यू बिफोर दैट, और उसके पहले का कुछ-कुछ याद है। 8 साल के पहले का उम्र का घटना कुछ-कुछ याद है, 8 साल के बाद का घटना पूरा ही याद है। आई वेंट फॉर अ होल ईयर टू एल्म स्ट्रीट हाउस, पूरी साल मैं एल्म स्ट्रीट हाउस में जाता था पढ़ाई करने, वही जो 2 बहनें पढ़ाती थी उसके वहाँ। आई कैन नॉट इवन रिमेंबर व्हाट माय क्लासरूम लुक्ड लाइक, और मुझे इतना ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मेरा क्लासरूम कैसा था, और मैं पिक्चर भी नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ख़्याल भी नहीं आ रहा है, चेहरा भी नहीं याद आ रहा है, मिसेस कॉरफील्ड या मिस टकर का चेहरा कैसा था। हाँ, मैं श्योर हूँ कि वो दोनों ही बहुत ही स्वीट थी और स्माइलिंग थी, बहुत प्यारी-प्यारी महिलाएँ थी। टीचर होना ही चाहिए भाई, टीचर जो होती है बचपन की उसको प्यारी होना चाहिए, प्यार से पुचकार के तुमको पढ़ाए। स्माइलिंग थी, मुस्कुराते रहती थी दोनों बहनें। आई डू हैव अ ब्लर्ड मेमोरी, ब्लर्ड मतलब धुंधला-धुंधला सा मेमोरी मेरे दिमाग में है। सिटिंग ऑन द स्टेयर्स एंड टायरिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू टाई वन ऑफ माय शू लेसेस। मुझे याद है कि मैं सीढ़ियों पे बैठ जाया करता था और अपने जूते का जो लेसेस था, फीता, उसे बाँधने में कितना परेशान रहता था। बट दैट इज़ ऑल दैट कम्स बैक टू मी एट दिस डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इटसेल्फ। लेकिन वो सब कुछ स्कूल का जो दूरी है उसके साथ-साथ मैं भूल गया हूँ। स्कूल जितना दूर हमसे हुआ वैसे ही वो याददाश्त भी हमसे दूर हो गया है। दूसरी तरफ मुझे याद है वेरी क्लियरली वो सारी यात्राएँ, जर्नीज़ जो मैं स्कूल जाया करता था और स्कूल से आया करता था। क्योंकि वो जो यात्रा होता था ना मेरा स्कूल जाना और स्कूल से आना, ट्रेमेंडसली एक्साइटिंग, क्या एक्साइटिंग यात्रा होता था मेरा वो। उत्तेजना से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। Great excitement is probably the only thing that really interests a 6-year-old boy and it sticks in his mind. और रियली में बहुत ही इंटरेस्ट की चीज़ होती है, 6 साल के बच्चे के दिमाग में वो जगह कर गई है। इट स्टिक्स इन हिज माइंड, स्टिक्स मतलब चिपकना होता है, मेरे दिमाग में वो चिपक गया है। कौन सा याद? स्कूल जाना और स्कूल से आना। एक्साइटमेंट सेंटर्ड अराउंड माई न्यू ट्राईसाइकिल, और वो जो एक्साइटमेंट होता था ना स्कूल जाने का नहीं, वो एक्साइटमेंट होता था मेरे नया-नया ट्राईसाइकिल आने का। ट्राईसाइकिल किसको बोलते हैं भाई? जिसमें 3 पहिए होते हैं। छोटे बचपन में तुम लोगों ने साइकिल चलाया होगा, सामने 1 पहिया, पीछे 2 पहिया, रिक्शा की तरह। तुम लोग रिक्शा चलाए हो, ठीक है ना बचपन में। तो उसी ट्राईसाइकिल की तरफ हमारा एक्साइटमेंट था। मैं उसी पे बैठकर स्कूल जाया करता था एवरीडे, मेरी एल्डर सिस्टर के साथ, मेरी बड़ी बहन के साथ, एंड विद माय एल्डेस्ट सिस्टर, सबसे बड़ी बहन के साथ, राइडिंग ऑन हर्स, और वो अपने साइकिल पे बैठ के जाती थी। नो ग्रोन अप्स केम विद अस, कोई भी बड़ा इंसान जैसे मम्मी या कोई और घर का बड़ा कोई नहीं रहता था हमारे साथ। एंड आई कैन रिमेंबर ओह सो विविडली, और मुझे पूरी तरह से याद है, अच्छी तरह से याद है। विविडली मतलब क्लियरली। विविड वर्ड किससे बना है? वाइव, VIVE, वाइव का मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना? एकदम जिंदा दिली के साथ याद है पूरा क्लियरली। हम दोनों कैसे रेस करते करते जाते थे, साइकिल का रेस बड़े तेज स्पीड से चलाते हुए जाते थे, रोड के बीच में से ही। मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल, वो याद सबसे ग्लोरियस है। और जब हम लोग एक कोने पर आते थे, वी वुड लीन टू वन साइड, तो होता है ना जैसे कोने पर जब हम लोग आते हैं बाइक बाइक या किसी चीज़ में, तो थोड़ा सा ऐसे पहिया उठ जाता है, ऐसे लीन हो जाते थे, एक तरफ झुक जाते थे, तो पहिया उठ जाया करता था। एंड टेक इट ऑन टू व्हील्स, तो 3 पहिए की जगह 2 ही पहिए पे हम लोग चलना शुरू कर देते थे। जैसे एक सामने पहिया है और 2 पीछे है, तो जब कोने में मुड़ते थे तो दाहिने साइड वाला ऐसे मुड़ गया, उठ गया। अब सिर्फ फ्रंट वाला पहिया और पीछे का लेफ्ट वाला पहिया, इसी दोनों पे साइकिल चलता था। या फिर इधर मुड़े तो इधर वाला उठ गया, ऐसा हो जाता था। ये बड़ा एक्साइटिंग होता था। ऑल दिस यू मस्ट रियलाइज, आप रियलाइज कर ही सकते हो, वॉज इन द गुड ओल्ड डेज, कितने प्यारे दिन थे ये सारे एक्साइटमेंट के। व्हेन द साइट ऑफ अ मोटर कार ऑन द स्ट्रीट वाज एन इवेंट, उस ज़माने में रास्ते पे अगर कोई मोटर कार दिख जाए तो उसका दृश्य एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती थी, ठीक है ना? घटना, भाई मैंने मोटर कार देखा है आज, ये वो ज़माना था। आजकल तो मोटर कार की वजह से तुम रास्ता नहीं क्रॉस कर पाओगे, इतना मोटर कार है। एंड इट वाज क्वाइट सेफ फॉर टाइनी चिल्ड्रन टू गो ट्राईसाइक्लिंग, और बच्चों के लिए रास्ते पर मेन रोड पर ट्राईसाइकिल चला के स्कूल जाना ये काफ़ी सेफ था। एंड whooping their way to school in the center of the highway, और फिर उस हाईवे के सेंटर से ही अपना ट्राईसाइकिल चलाता हुआ घर लौटना काफ़ी सेफ है। आजकल तुमसे पॉसिबल है
जग्गू बाज़ार एरिया में या धर्म तल्ले के एरिया में आप ट्राईसाइकिल में बैठ के चलाओगे, रिक्शा वाला टाइप का साइकिल छोटे बच्चे का, कोई ना कोई गाड़ी आकर चढ़ जाएगा ऊपर ही। सो मच देन फॉर माई मेमोरीज ऑफ किंडरगार्टन 62 ईयर्स अगो। आज से 62 साल पहले का मेरा किंडरगार्टन का यही मेमोरी है। इट्स नॉट मच बट इट्स ऑल देयर इज़ लेफ्ट। ये सारा मेमोरी तो नहीं है, इसके साथ और भी है, लेकिन जो भी है अब यही है, मुझे खुशियाँ देने के लिए यही है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया चैप्टर, और इसको घर में जाके एक बार रीडिंग कीजिएगा और सुनिएगा बार बार। थैंक यू।